गल्फ नेशंस कतर के ऊपर अटैक किए जाने को लेकर बहुत गुस्से में है। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। लेकिन वो गुस्सा करके कर क्या लेंगे, सिवाय इसके कि विरोध व्यक्त कर रहे हैं। इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसराइल टर्की पे अटैक कर सकता है हमास को मारने के लिए, कि टर्की नेटो नेशन है, इसराइल नेटो नेशन नहीं है। अगर कोई भी देश नेटो नेशन पे अटैक करता है तो उसको सभी 32 देशों के ऊपर अटैक माना जाता है। और इसराइल अगर टर्की पे अटैक करता है तो फिर बाकी सब कंट्री को मिलकर इसराइल पे अटैक करना पड़ेगा। पेच फंस गया। तो इसलिए अमेरिका बोलेगा भैया मत कर, हम लोग आर्टिकल 5 से बंधे हुए हैं, हमें तेरे ऊपर अटैक करना पड़ेगा बाद में। अमेरिका तो करेगा नहीं, बाकी ब्रिटेन फ्रांस भी नहीं करेंगे। तो यहां पर आर्टिकल 5 टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। आप देखिएगा, तो आपस में जो उनकी एकता थी ना, जो आज तक बनी हुई थी, जो रशिया के खिलाफ है, बाकियों के खिलाफ है, वो तो बनी रहेगी। लेकिन इसराइल के खिलाफ सारी एकता टूट जाएगी। कोई भी व्यक्ति नाटो के साथ में नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर टर्की कहेगा मुझे तुम्हारे साथ रहने से फायदा क्या है, टू हेल विद यू, आई एम गोइंग आउट ऑफ टर्की नाटो। अल्टीमेटली जो कतर पे अटैक हुआ है, उसके बदले में जो गल्फ नेशंस है, जो अमेरिका के गुलाम हैं, वो दरअसल इजरायली एक्शन को अपोज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर पा रहे हैं? सिर्फ इतना कि अगर आप देखोगे तो उनके जो वर्डिंग्स है उसमें सिमिलैरिटी है। कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप ही अनहैप्पी हैं इस एक्शन से, लेकिन क्या वो इसराइल के खिलाफ कुछ एक्ट करेंगे? कुछ नहीं। कतर ने क्या कहा, ये वॉयलेशन है और हम सीरियसली जवाब देंगे। क्या जवाब दोगे? एंटोनियो गुटरेस, यूएनओ सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने इसको वॉयलेशन कहा। चलिए ठीक है साहब, उन्होंने कह दिया। उसके बाद ईरान ने भी इसको ग्रॉस वायलेशन कहा। जॉर्डन ने इसको अनएक्सेप्टेबल कहा। सऊदी ने कहा कि ये ग्रॉस वायलेशन है, इसराइल को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या होंगे भैया? कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो तो चुप बैठो। यूएई के शेख अब्दुल्ला बिन जायद फॉरेन मिनिस्टर, ये कायराना हरकत है, गैर जिम्मेदाराना है। चलो बढ़िया जी, क्या एक्शन लोगे इसराइल के खिलाफ? नहीं। इजिप्ट कहता है कि ये खतरनाक मिसाल कायम की गई है। जॉर्डन का कहना है कि इट्स सीरियस प्रोवोकेशन। ओमान कहता है कि इट्स अ सीरियस क्राइम। इराक कहता है कि ये कायराना हरकत है। लेबनान कहता है कि ये सभी वॉयलेशंस का सारा वॉयलेशन है। अल्जीरिया कहता है कि ये ब्रूटल एग्रेशन है। मुझे तो एक बात ही नहीं समझ आई यहाँ पर कि भाई साहब ये ब्रूटल एग्रेशन है, ये वॉयलेशन है, ये क्रॉस वॉयलेशन है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप करोगे क्या पर आप? मैं तो पहले भी अपने कल के प्रोग्राम में कहा था कि गल्फ नेशंस आर जस्ट अमेरिकन, क्या कहते हैं, पोनीस, टट्टू। कुछ नहीं कर सकते, इनमें कोई हिम्मत नहीं है। और इसराइल जिसको चाहे ठोक देगा आके, और ठोक रहा है, मैं आपको बताऊं। अब सवाल ही पैदा होता है कि और किसको ठोकेगा। अब वही सवाल आता है, टर्की अगला नंबर है, और इंडिकेशंस आ गए कि टर्की को ठोकेगा। लेकिन टर्की का मसला कुछ और है। गल्फ के पास तो क्या है, उसे बोल सकते हैं, उनके बस की कुछ करना तो है नहीं ना। आर्मी वार्मी उनकी सब नाम की है, तो वो इसराइल से सामना तो कर नहीं सकते। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकते कुत्ते काटते तो है नहीं, वो तो आपको पता है ना। और ये सारे के सारे अमेरिकन डॉग्स हैं एक्चुअली, देखा जाए तो जितने भी गल्फ नेशंस हैं, इनको क्या कहा जाएगा इसके अलावा? और कुछ नहीं कहा जा सकता। दे कैन बार्क बट दे कांट बाइट ना। दूसरी बात, अब बात हो रही है कि वो हमास को बोलते हैं इसराइल जहां मिलेगा हम मारेंगे। अब टर्की में मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। लेकिन मुसीबत है कि टर्की पे अटैक किया तो नेटो कंट्री है, तो एक नेटो कंट्री पे अटैक, सभी नेटो कंट्री पे अटैक, यहां पे नेटो टूट जाएगा। एक ही समस्या है कि पहली बार ऐसा होगा, ईरान को छोड़ दो तो इसराइल का सामना एक ऐसे कंट्रीज होगा जिसके पास अपनी एयरफोर्स है, अमेरिकन एयरफोर्स है, F-16 टाइप के सारे वो अमेरिकन एयरफोर्स है, नेवी है, फ्रिगेट्स हैं, आर्मी है, फुल फ्लैश्ड आर्मी है सब, और नेटो कंट्री है। तो टर्की अटैक करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ड्रोन्स भी हैं, शानदार ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स भी हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बना रहा है अब तो टर्की जो है सऊदी नहीं है, कतर नहीं है ना। टर्की मिलिटरली बहुत पावरफुल है इसराइल के मुकाबले।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल है। तो इसराइल 100 बार सोचेगा भाई इस पे अटैक करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, 100 बार सोचेगा। लिख के का रखना। स्वागत है। कल एक ऐसी घटना हुई है, एक ऐसा बयान आया है जो अरब पॉलिटिक्स में पूरा का पूरा भूचाल ला सकता है। कतर के जो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं वो मीडिया से बात कर रहे थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इजराइल को एनिमी स्टेट कहा, दुश्मन देश कहा। यह पहली बार हुआ है कि अरब मुल्कों में कतर जैसा मुल्क जो अमेरिका के इतना करीब है उसने सीधे सीधे इजराइल को दुश्मन मुल्क कहा है। और इसके साथ साथ जोड़ लीजिए कि एमबीएस ने, जो सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन होना चाहिए। और यहां तक कि यूएई, जो आमतौर पर इस तरह की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा वोकल नहीं होता है, उसके राष्ट्रपति जाते हैं कतर से मिलने के लिए और सीधे सीधे मजम्मत करते हैं कतर पर हुए हमले की और इजराइल की। इस मामले में थोड़ा आश्चर्य मुझे भारत को लेकर है। भारत ने अपने बयान जारी किए, कतर के ऊपर हमले की बात जरूर की, लेकिन इजराइल का नाम लेने से चूक गए हमारे प्रधानमंत्री। अब किस दर्जा इजराइल से रिश्ता निभाएंगे कि कतर जैसे मुल्क पर हुए हमले का मजम्मत करने के लिए इजराइल का नाम भी नहीं ले पाएंगे। मिडिल ईस्ट से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सरकार इजराइल से अपनी मोहब्बत में मिडिल ईस्ट के देशों को हमसे दूर लगातार करती जा रही है। खैर, बात हो रही थी मिडिल ईस्ट की, बात हो रही थी अरब मुल्कों की, बात तुर्की की करनी भी बहुत जरूरी है। कल लगातार यह बात आ रही थी कि कतर के बाद क्या अगला निशाना तुर्की बन सकता है। उसकी वजह बहुत साफ है कि ईरान के बाद जो सबसे मजबूत मुल्क उस इलाके में है वो टर्की है। और टर्की के अमेरिका से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, टर्की नाटो का मेंबर भी है। और टर्की से जो इनका विवाद चल रहा है वो सीरिया को लेकर चल रहा है। सीरिया की नई आर्मी को टर्की ट्रेन कर रहा है। टर्की चाहता है सीरिया के ऊपर उसका असर हो, इजराइल चाहता है सीरिया के ऊपर इसका खुद का असर हो। इसलिए कल ये लगातार बात आई कि अगला हमला टर्की पर हो सकता है। अब आप अगर टर्की के अखबारों को देखेंगे तो समझ में आता है कि तुरंत हमले की उम्मीद भले ना हो, लेकिन टर्की तैयारियों में लग गया है। वहां पर एयर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है, लगातार खबरें आ रही हैं। एर्दोगान लगातार सख्त होते गए हैं, इजराइल को टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन यहां पर जानना यह भी चाहिए कि ईरान पर जब हमला हुआ तो पहली चीज क्या हुई थी। पहली चीज ये हुई थी कि वहां के साइंटिस्ट और कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को उनके घर में मिसाइलों से मारा गया था। और यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान में इजराइल के जासूस, मोसाद के जासूस एक्टिव थे। कहा यह जाता है कि टर्की में और ज्यादा जासूस एक्टिव हैं। तो अगर टर्की पर हमला होता है तो पहला खतरा अंदरूनी हो सकता है। एर्दोगान वैसे तो बहुत तेज तर्रार आदमी है, उनको पता बहुत कुछ होगा और इस पता बहुत कुछ होने का वो कितना इस्तेमाल कर पाते हैं अगर जंग होती है, ये देखना होगा। लेकिन इसके साथ ये जोड़ लीजिए कि टर्की हथियारों के मामले में, ड्रोन के मामले में और बाकी चीजों के मामले में बाकी अरब मुल्कों से बहुत आगे है। न्यूक्लियर तो वो स्टेट नहीं है, उसने एटॉमिक बम तो नहीं बनाया है, लेकिन अमेरिका के कुछ न्यूक्लियर हेड्स जो हैं वो उसके यहां ही लगे हुए हैं। और अगर जंग होती है तो यह इजराइल के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। और जिस तरह से पूरे अरब वर्ल्ड को इन्होंने दुश्मन बनाया है, कुछ भी हो सकता है। हमले से जो दोहा पर हमला हुआ है उसका सबसे बड़ा असर यही हुआ है फिलहाल जो समझ में आता है कि जो अरब मुल्क ये मान के चल रहे थे कि इजराइल हमारे खिलाफ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये कुछ करेगा तो अमेरिका उसको रोक लेगा, उनको अब लग रहा है कि अगर हमने एक होकर इजराइल का मुकाबला नहीं किया तो एक एक करके सब मारे जाएंगे।